एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 4 की सब्जेक्ट ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज आर्ट सराउंडिंग पार्ट सेकंड के सभी चैप्टर्स के आंसर्स, क्वेश्चंस, आंसर्स। तो हम देख चुके थे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर। यहाँ पर इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, द साइकिल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। लेसन 4 देखेंगे, द साइकिल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, जिसका अर्थ होता है हिंदी में अंतर निर्भरता का चक्र। हिंदी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं काफ़ी सारे चैप्टर, तो अगर आपको हिंदी में और अच्छे से समझना हो चैप्टर को तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी मैं आपको पूरा एक एक लाइन का हिंदी अर्थ के साथ में समझाते हुए जाऊँगी पूरे चैप्टर को, और सभी क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हम काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। मनोज कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट यस्टरडे, नाइदर कुड राजू, राजूज मदर एंड ग्रैंड मदर। मनोज कल पूरी रात सो नहीं पाया, न ही उषा, राजू और दादी। Everyone was very worried. सभी बहुत परेशान थे। The cause of their trouble was the cow Kazri. The cow Kazri kept groaning in pain all night. Raju asked, "Does it have a stomach ache?" Usha made a sad face and said, "I think Kazri has a fever." उनकी परेशानी का कारण था कजरी गाय। बहुत सभी परेशान थे, तो परेशानी का कारण था उनके पास में जो गाय थी उनकी पालतू कजरी गाय। कजरी गाय जो है रात भर दर्द से कराहती रही। राजू बोला कि क्या इसके पेट में दर्द है? उषा उदास सा मुंह बनाकर बोली, मुझे तो लगता है कजरी को बुखार आ गया है। मनोज ऑल्सो लुक्ड एट कजरी विद अ हैवी हर्ट एंड सेड, इट्स मॉर्निंग, नाउ वी शुड कॉल द डॉक्टर। मनोज भी दुखी मन से कजरी की तरफ देखकर बोला, सुबह हो गई है, अब मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। Only the doctor will be able to tell something. डॉक्टर ही बता पाएंगे कि क्या हुआ है इसे। When the lady doctor arrived, Usha told her that Kazri had been groaning in pain all night yesterday. डॉक्टर साहिबा जब आई तो उषा ने बताया कि कजरी पूरी रात कल दर्द से करहा रही थी। राजू became tearful and asked the doctor, is Kazri very sick? Will you give her a big injection? राजू तो रुआसा ही हो गया और डॉक्टर से बोला, क्या कजरी बहुत बीमार है? क्या आप उसे मोटी सी सुई लगाएंगी? The doctor said Kazri is quite weak. She also has a stomach ache. An injection will have to be given. I am also giving some medicines which she will have to be fed daily. Manoj said Kazri has been giving very little milk for some days. Grandmother with a sad heart looked at the sky and said, this year there has been very little rain too. डॉक्टर बोली, कजरी काफ़ी कमज़ोर है, उसके पेट में दर्द है, एक सुई तो लगानी होगी, कुछ दवाइयाँ भी दे रही हूँ, उसे प्रतिदिन खिलानी होगी। मनोज बोलता है, कजरी कुछ दिनों से बहुत कम दूध दे रही है। दादी उदास मन से आसमान में देखते हुए बोली कि इस वर्ष बारिश भी तो कम हुई है, क्योंकि सब कुछ बारिश पे डिपेंड करता है। बारिश अगर अच्छी होगी तो फसल हरी भरी होगी, खेती में जो है हरियाली आएगी, और हरियाली होगी तो पशु पक्षियों को अपना जो दाना है, चारा है, वो अच्छे से मिल पाएगा। ठीक है, तो ऑल डिपेंड ऑन रेन। तो दादी बोलती है आसमान की तरफ कि इस बार बारिश काफ़ी कम हुई है। ठीक है, तो जब बारिश अच्छे से होती है तो खेत और जो जगह है, आपने देखा होगा गांवों में, शहरों में, कहीं भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, ना पानी की, ना किसी और चीज़ की। तो इसी से रिलेट एक प्रैक्टिस दिया गया है यहाँ पर। फर्स्ट है यहाँ पर प्रैक्टिस में, यानी अभ्यास 1 में, लेट्स डिस्कस द सेंसेशंस दैट अकर इन आवर बॉडी। आओ अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को वर्गीकृत करें। तो जैसे नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, जैसे सहज होना, जैसे आइज वाटरिंग व्हेन लाफिंग, जब हम हंसते हैं तो आंखों में पानी आ जाता है, ये एक सहज सी बात है। जैसे हम स्नीजिंग करते हैं, छींक आती है हमें, तो स्नीजिंग आप लिख सकते हैं। नॉर्मल कॉमन सी बात है, भूख लगने पर पेट में गुड़गुड़ होती है, स्टमक रम्बलिंग व्हेन हंग्री, व्हेन वी फीलिंग थर्स्टी, इट्स नॉर्मल कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल कॉमन में आप लिख देंगे फीलिंग थर्स्टी। अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड में हो जाएगा, जैसे ट्रेमलिंग लेग्स व्हेन स्पीकिंग ऑन स्टेज, मंच पर बोलते समय पैरों में जो कंपन होता है वो एक असहज होता है। ठीक है, अनकंफर्टेबल फील कराता है हमें। इसी तरह ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स जो हम घबराहट होती है हमारी, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे फिल कर देना है आपको, जो जो मैंने आपको बताया ना उस तरह से फिल कर देना है। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पर आपको लिखना है स्नीजिंग
SNEEZING। इसी तरह से फीलिंग थ्रस्टी, STY, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिख देना व्हेन ड्यूरिंग एग्जाम फीलिंग अनईजी, ठीक है। तो इस तरह से लिख देना है। लाइक मनोज, अदर पीपल इन द विलेज ऑल्सो डिपेंड ऑन फार्मिंग एनिमल्स एंड नेचर ऑफ फॉर देयर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मनोज फैमिली अर्न सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम कजरी एंड दे ऑल्सो सॉ क्रॉप्स इन द फील्ड अकॉर्डिंग टू द सीजन। मनोज की तरह गांव के और भी लोग खेती, पशु और प्रकृति पर निर्भर करते थे। जैसे मनोज का परिवार कजरी से मिलने वाले दूध को बेचकर कुछ धन कमाता है और साथ ही खेतों में मौसम के अनुसार फसलें बोते हैं। तो ये छोटे किसान होते हैं जो मौसम के अनुसार ही बो पाते हैं अपनी फसलें, वो उन पर डिपेंड रहते हैं। तो इसलिए सीजन जो है इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स फाइंड आउट विच प्रोफेशन डिपेंड ऑन वॉट। आइए पता लगाते कौन सा व्यवसाय किस पर निर्भर है। डिफरेंट प्रोफेशन डिपेंड ऑन डिफरेंट रिसोर्सेज। तो जो अलग अलग व्यवसाय हैं अलग अलग संसाधनों पर निर्भर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉटर नीड्स क्ले विच ही विल ब्रिंग फ्रॉम द रिवर। Coal and wood are needed, which we get from nature. Similarly, many jobs are based on living beings. For example, for milk production, cows, buffaloes, and goat are reared. For silk, silkworm, and reared, etc. जैसे कुम्हार को मिट्टी चाहिए तो बढ़ई को लकड़ी, कील हथौड़ा चाहिए जो हमें प्रकृति से मिलता है। ऐसे ही कई काम जीव जंतुओं पर आधारित होते हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन के लिए गाय भैंस बकरी का पालन, रेशम के लिए रेशम कीट पालन इत्यादि। तो इसी तरह अब देखिए प्रैक्टिस फर्स्ट में हमने देखा, अब प्रैक्टिस सेकंड देखेंगे यानी अभ्यास 2। नाउ राइट द नेम ऑफ प्रोफेशन रिलेटेड टू फार्मिंग एंड द प्लांट्स और क्रॉप्स यूज्ड टू डैम इन द टेबल बिलो। ऑल्सो राइट अबाउट प्रोफेशन रिलेटेड टू लिविंग बींग्स। आप और नीचे दी गई सारणी में खेती से जुड़े व्यवसाय, उनके लिए काम आने वाले पेड़ पौधे और फसलों के नाम लिखेंगे। ऐसे जीव जंतु से जुड़े व्यवसाय के बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे प्रोफेशन रिलेटेड टू प्लांट और फार्मिंग, पेड़ पौधे या खेती से जुड़े व्यवसाय कौन सा हो जाएगा? फार्मर। विच फार्मिंग या फार्मर लिख सकते हैं, यहाँ पर फार्मिंग भी लिख सकते हैं। विच प्लांट्स, कौन से पेड़ पौधे फसलों पर डिपेंड होते हैं, जैसे वीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स। अदर रिसोर्सेज में आ जाएगा अन्य संसाधन में, जैसे लैंड, वाटर, सनलाइट, टूल्स, जो इन सभी चीज़ों के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। तो ये अन्य संसाधन में आ जाएगा। इसी तरह प्रोफेशन रिलेटेड टू लिविंग बींग्स, जीव जंतु से जुड़े व्यवसाय कौन कौन से हैं, जैसे डेयरी फार्मर है, शिपर्ड, पोल्ट्री फार्मर, सेरिकल्चर। विच लिविंग बींग्स, कौन से जीव जंतु डिपेंड करते हैं प्रोफेशनली रिलेटेड, तो देखिए काऊ, बफेलो, शीप, चिकन, सिल्कवॉर्म। अदर रिसोर्सेज में आ जाएगा जैसे इनके लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, जैसे फूड, फीड, शेल्टर, वेटरनरी केयर, इक्विपमेंट, ठीक है। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट, अभी हमने समझा कि तो कजरीज हेल्थ हैज़ इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली विद द डॉक्टर्स मेडिसिन दिस ईयर इज इट ऑल्सो रेन वेल इन द विलेज एंड लश ग्रीन started appearing again for Kajri to eat. One day grandmother happily said that now the work would proceed well. तो डॉक्टर की दवाई से कजरी की तबीयत पहले से अच्छी हो गई। गांव में इस वर्ष बारिश भी हुई और हरा भरा चारा वापस से कजरी को खाने में मिलने लगा, दिखने लगा। दादी एक दिन खुशी से बोली कि अब तो काम अच्छे से चलने लगेगा। इस बात को समझने के लिए राजू ने एक कड़ी बनाई, क्योंकि डिपेंड ऑन रेन इस चैप्टर में बताया गया है कि रेन से अगर हरियाली अच्छी होगी तो जो गाय हैं, भैंस हैं, उन्हें चारा अच्छे से मिलेगा, हरा भरा मिलेगा। तो जो वो बीमार होने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा उनका, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड दिस राजू मेड अ कनेक्शन, इसको समझने के लिए राजू ने कड़ी बनाई। वर्क विल प्रोसीड वेल बिकॉज कजरी इज गिविंग गुड मिल्क, बिकॉज शी इज गेटिंग गुड ग्रीन फूड, बिकॉज देयर हैज़ बीन गुड रेन। Thus, independence has become clear, showing that we are dependent on nature. कामकाज अच्छे से चलेगा क्योंकि कजरी दूध अच्छा दे रही है, क्योंकि उसे अच्छा चारा मिल रहा है इसलिए वो दूध अच्छा दे रही है। क्यों अच्छा चारा मिल रहा है? क्योंकि बारिश अच्छी हुई। इस प्रकार अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस, अंतर्निर्भरता जानकर स्पष्ट हुआ कि हम प्रकृति पर निर्भर करते हैं, चाहे वो किसी भी वे में हो, हम नेचर पर डिपेंड करते ही करते हैं। हमें नेचर के बिना कुछ नहीं मिलने वाला आगे, अगर नेचर नहीं रहेगा तो,
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने समझा नेचर की प्रकृति पर डिपेंडेंस। ठीक है, अब आगे प्रैक्टिस 3 है, जिसमें आपको कहा गया है यू कैन ऑल्सो मेक अ सीरीज टू द प्रॉब्लम गिवन बिलो। आप भी नीचे दी गई समस्या की कड़ी बना सकते हैं, जैसे गांव की नलियों का भरना, क्लॉगिंग ऑफ विलेज ड्रेन बिकॉज, क्लॉगिंग मतलब नलियाँ जो भर जाती हैं, क्लॉग हो जाती हैं। तो आगे चेन बनेगी बिकॉज, बिकॉज, तो इस तरह से आपको चेन बनानी है यहाँ पर, जैसे क्लॉगिंग ऑफ अ विलेज ड्रेन्स बिकॉज पीपल थ्रो गार्बेज एंड वेस्ट इन दैम, क्योंकि जो लोग होते हैं वो नालियों, उन नालियों में क्या करते हैं, गार्बेज कचरा डाल देते हैं। बिकॉज देयर इज़ नो पर्पस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट का कोई पर्पस सिस्टम है ही नहीं है, तो वो कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। बिकॉज लैक ऑफ रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, इसलिए भी कचरा जमा हो जाता है क्योंकि रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होता है और क्लीनिंग नहीं होती है प्रॉपर। बिकॉज प्लास्टिक बैग्स एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ब्लॉक द फ्लो, और फ्लो इसलिए रुक जाता है क्योंकि जो प्लास्टिक और वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो ब्लॉक कर देता है, पानी का बहाव रुक जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सब कुछ, ये चैन बन गई इस तरह से। ठीक है, तो ये चैन आपको बनानी थी। अगला है, देखिए ये तो हमने प्रैक्टिस 3 कर दिया। अब प्रैक्टिस 4 है, अभ्यास 4, ग्रुप वर्क है। राजू इज ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग विद हिज फ्रेंड, लेट्स हेल्प हिम। राजू अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ पता लगाने का प्रयास कर रहा है, आओ उसकी सहायता करें। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ग्रुप एंड फाइंड आउट द सप्लाई चेन ऑफ द मिल्क फ्रॉम फार्मर टू द मार्केट। समूह में नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए, दूध का पशु से बाजार तक पहुंचने की प्रक्रिया का पता लगाइए। तो विच एनिमल आर यूजफुल इन आर डेली लाइफ्स, कौन कौन से पशु हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। मेक अ सीरीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन टू मिल्क कंजम्पशन, पहले क्या क्या करते हैं, बाद में क्या, एक कड़ी बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखेंगे, देन हम एग्जाम्पल में जाएंगे। तो विच एनिमल आर यूजफुल इन आर डेली लिव्स, तो देखिए काउ, बफेलो, गॉड्स फॉर मिल्क, चिकन फॉर एग एंड मीट, शीप फॉर वूल एंड मीट, डंकी, हॉर्सेज, ऑक्सन द ट्रांसपोर्ट एंड फार्म वर्क, डॉग्स फॉर सिक्योरिटी एंड कंपनशिप। ठीक है, डॉग्स का अभी बहुत चल रहा है कि डॉग्स को हटाया जाएगा, बट कंपनशिप के लिए बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। डॉग जब भी भूखता है, जब उसे कोई अननोन पर्सन दिखाई देता है, हम अलर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉग बार्क कर रहा है। डॉग बार्क नहीं करेगा तो हम अलर्ट नहीं होंगे, डॉग नहीं होंगे तो बिल्ली, जो चूहे हैं, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम हर किसी को हटाना पॉसिबल नहीं होगा, तो इससे अच्छा कि उनके लिए फूड शेल्टर बनाए जाएं, फूड प्रोवाइड किया जाए, उनको जगह जगह पर हम फूड डाल सके, ऐसी कोई जगह बना सके ताकि हम अपना जो वेस्ट होता है, हम जो कुत्तों बिल्लियों को खिलाना चाहते हैं, वो वहाँ पर डाल करके उनका भी पेट भर जाएगा, वो एग्रेसिव नहीं होंगे। वो एग्रेसिव क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर लिखना है। मेक अ सीरीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन टू मिल्क कंजप्शन, हमें सीरीज़ बनानी है एक मिल्क कंजप्शन की यहाँ पर, तो इसका भी आंसर देखते हैं। तो स्टेप 1 सबसे पहले होगा रेयरिंग ऑफ काऊ एंड बफेलोज। ठीक है, तो काऊ एंड बफेलोज से हमें क्या क्या मिलता है, दूध मिलता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ करेंगे गाय भैंस का पालन करेंगे। ठीक है, मिल्किंग एनिमल्स, ठीक है, दूध निकालने का चरण करेंगे। फिर कलेक्टिंग एंड चिलिंग मिल्क एट कलेक्शन सेंटर्स, कलेक्शन सेंटर पे उन्हें कलेक्ट करेंगे इन सब चीज़ों को। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मिल्क एट डेयरी, डेयरी में, डेयरी के लिए इन्हें प्रोसेस करेंगे और पैकेज करेंगे। ट्रांसपोर्टिंग मिल्क टू मार्केट एंड शॉप, मार्केट और शॉप्स तक पहुंचाएंगे। कंज्यूमर परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग मिल्क, और कंज्यूमर तक ये पहुंच जाएंगे, वो खरीदेंगे और कंज्यूम करेंगे। तो ये स्टेप्स होती हैं, सभी चीज़ें ये डिपेंड करती हैं। अब नाउ आगे देखेंगे, तो आगे है एग्जाम्पल के तौर पर रेयरिंग ऑफ काऊ एंड बफेलोज। तो स्टेप 2 स्टेप 3 हमने देख लिया, इसे हमने कंप्लीट करना था। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे पूछा गया है हु ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस, इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा, कि फार्मर्स, मिल्क कलेक्टर्स, कोऑपरेटिव्स, डेयरी वर्कर्स, टेक्नीशियंस जो होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स, शॉपकीपर्स, रिटेलर्स और कंज्यूमर, किसान, ग्वाला, दूध विक्रेता, हलवाई, उपभोक्ता। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब ये तो हो गए यहाँ पर सी तक के क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस वर्क में। अब आगे देखेंगे हम क्या कुछ पूछा गया है। तो देखिए, व्हाट ऑल आइटम्स आर नीडेड, लिस्ट द नेचुरल एंड मैन मेड आइटम अमंग देम। कौन कौन सी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, इसमें से प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं को सूचीबद्ध करिए। तो देखिए आंसर देखेंगे यहाँ पर,
नेचुरल में हो जाएगा ट्रीज, वाटर, मैन मेड में हो जाएगा सॉज, लॉगिंग इक्विपमेंट, ट्रक्स, पेपर मिल, मशीनरी, केमिकल, बाइंडिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। अल्टरनेटिव इट इफ इट आइटम आर अनअवेलेबल। ठीक है, तो हमें पूछा गया ई में कि इफ़ दीज आइटम आर नॉट अवेलेबल, अगर ये आइटम अवेलेबल नहीं होंगे, व्हाट वुड बी द अल्टरनेटिव। तो अगर ये वस्तुएं नहीं होंगी तो क्या विकल्प होगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि इफ़ ट्रीज आर अनअवेलेबल, रिसाइकिल पेपर कैन बी यूज एज एन अल्टरनेटिव। रिसाइकिल पेपर यूज़ कर सकते हैं हम उसकी जगह। इफ़ पेपर इज़ अनअवेलेबल, अगर पेपर अनअवेलेबल रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, तो डिजिटल डिवाइस और स्लेट कुड बी यूज फॉर राइटिंग। डिजिटल स्लेट है, डिजिटल डिवाइस है, उनका यूज़ कर सकते हैं हम रिटर्न के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर देना था। जस्ट लाइक दैट, लाइक्स लेट्स फाइंड आउट व्हाट द जर्नी फ्रॉम ट्री टू पेपर एंड पेपर टू नोटबुक। तो इसके जैसे ही हमें एक बताना है जर्नी, कि ट्री से पेपर की जर्नी, पेपर बनने की जर्नी, और पेपर से नोटबुक बनने की जर्नी। जैसे टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर, ये आपको हेल्प लेनी है अपने टीचर की और इसे बना देना है। तो चलिए करते हैं इसे भी। What happened first? What happened next? Make a series. What all items are needed? If these items are not available, what would be the alternative? तो देखते हैं आंसर। तो देखिए, द जर्नी फ्रॉम ट्री टू नोटबुक इन्वॉल्व सेवरल स्टेप एंड मटेरियल्स। बहुत सारे स्टेप्स हैं, मटेरियल्स हैं। विद अल्टरनेटिव इफ सर्टेन आइटम आर अनअवेलेबल, कि अल्टरनेटिव्स के साथ में कि कुछ आइटम अगर नहीं होंगे तो क्या होगा। तो व्हाट हैपन फर्स्ट, what happened next, make a series. So harvesting trees are cut down and transported to the mill. Debarking and chipping, the bark is removed and wood is chipped into small pieces. Pulping, wood chips are cooked with chemicals of machinery ground to create wood pulp. Washing and bleaching, the pulp is washed and often blazed to whiten it. आपने देखा जब ट्री को काटा जाता है तो ब्राउन कलर की लकड़ी होती है, भूरी कलर की। अगर हमारा पेपर देखें हम तो वो वाइट कलर में होता है, तो वो उसे ब्लीच करके बनाया जाता है। देन होता है बात पेपर मेकिंग की। द पल्प मिक्सचर इज स्प्रेड ऑन द स्क्रीन, ड्रेन, प्रेस एंड ड्राई टू फॉर्म पेपर शीट्स। स्क्रीन किया जाता है, ड्रेन किया जाता है, प्रेस किया जाता है, सुखाया जाता है और पेपर शीट्स में चेंज किया जाता है। कटिंग एंड फिनिशिंग, देन अलग अलग साइज की पेपर में कट किया जाता है साइजेस में। पेपर शीट्स आर कट टू साइज, मैनी में अंडरगो फर्दर फिनिशिंग प्रोसेसेस और अदर फिनिशिंग प्रोसेसेस में जाता है। नोटबुक प्रोडक्शन, देन नोटबुक बनती है। पेपर शीट्स आर गैदर्ड, फोल्डेड, बाउंड, एग्जाम्पल स्टेपल, ग्लू किया जाता है, स्पायरल बाउंड किया जाता है। तो और कवर्स आर एडेड टू क्रिएट नोटबुक, कवर्स ऐड किए जाते हैं नोटबुक को क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह पूरा जो प्रोसेस होता है नोटबुक पेड़ से लेकर के नोटबुक बनने तक का, वो हमने यहाँ पर देखा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप्स होती हैं पेड़ से पेपर बनने की। ठीक है, व्हाट ऑल आइटम आर नीडेड, तो कौन कौन से आइटम नीडेड हुए यहाँ पर। ट्रीज, वाटर, केमिकल्स लाइक पल्पिंग, ब्लीचिंग, मशीनरी यूज हुई, चीपर्स, पल्पर्स, पेपर मेकिंग मशीन, बाइंडिंग इक्विपमेंट, बाइंडिंग मटेरियल्स, स्टेपल्स, ग्लू, स्पायरल, कवर मटेरियल्स फॉर नोटबुक। इफ दीज आइटम आर नॉट अवेलेबल, व्हाट वुड बी द अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव मटेरियल फॉर पेपर, रिसाइकिल पेपर, क्लॉथ, प्लांट फाइबर जैसे बैम्बू, हैम, कॉटन रैक्स, और इवन डिजिटल अल्टरनेटिव टैबलेट्स, कंप्यूटर टू रिड्यूस पेपर कंजप्शन। अल्टरनेटिव राइटिंग सर्फेसेस हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए, अब अगर पेपर का यूज़ नहीं कर सकते तो हम वाइट बोर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, स्लेट का यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल नोटबुक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर देना था यहाँ पर सभी क्वेश्चन का। तो ये हो गया आपका डन। अब है प्रैक्टिस 5, अभ्यास 5, जिसमें हम देखेंगे द वर्ल्ड इन आवर होम, दुनिया हमारे घर में। We have learnt in the lesson that our profession are largely dependent on flora and fauna, example the environment. अभी तक हमने पाठ में सीखा कि हमारे व्यवसाय बहुत सीमा तक पेड़ पौधों और जीव जंतु अर्थात पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। Let us see how the interdependence is visible in our daily lives. आइए देखें कि हमारे दैनिक जीवन में ये अंतर्निर्भरता कैसे दिखाई देती है। हैव यू एवर थॉट वेयर द थिंग्स वी यूज इन अ डेली लाइफ कम फ्रॉम, कभी आपने सोचा है कि जिन वस्तुओं को, जिन चीज़ों को हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, कि वे कहाँ से आती हैं। हु आर द पीपल हु ब्रिंग दैम टू अस, लेट्स फाइंड आउट अबाउट दिस।
उन्हें हम तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं, आओ इस बारे में पता लगाएं। तो सबसे पहले करना है ड्रॉ पिक्चर ऑफ सम ऑब्जेक्ट इन द मिडिल ऑफ द पेज। जैसे यहाँ पर एक कॉटन टी शर्ट ले लिए या फिर सिंपल सी टी शर्ट ले ली है, उसे सेंटर में आपको रख देना है मिडिल ऑफ अ पेज ऑफ योर नोटबुक के पेज के मिडिल में। दैट यू जनरली यूज़ एवरी डे, जो आप जनरली यूज़ करते हो डेली लाइफ में, वो आपको लिखना चित्र यहाँ पर लेना है। जैसे आप ले सकते हैं एग्जांपल लाइक पेन, क्लॉथ, ब्रश, एनीथिंग दैट यू यूज़ कॉमनली, जो आप कॉमनली यूज़ करते हैं प्रत्येक दिन। नाउ राइट ऑन इट्स साइड द नेम ऑफ ऑल थिंग्स फ्रॉम विच दीज थिंग्स आर मेड। अब इसके किनारे उन सभी वस्तुओं का नाम लिखना है जिससे मिलकर ये वस्तुएं बनी हैं। ठीक है, कि जैसे क्लॉथ किससे बना है, तो ड्रॉ पिक्चर ऑफ सम ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्रॉ कर देना है आपको, अब रिटर्न कर देना है आपको। ठीक है, देन उसके बाद में नाउ ऑल्सो राइट वेयर दिस मटेरियल केम फ्रॉम, हु ऑल आर इन्वॉल्व टू मेकिंग इट। अब ये भी लिखना है कि ये सामान कहाँ से आया है, इसको बनाने में कौन कौन सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, लाइक प्लास्टिक, पेन, कि कैसे कैसे ये आए हैं हमारे पास में, कौन पहुँचा रहा है। नाउ ऑल्सो राइट वेयर दिस मटेरियल केम फ्रॉम, हु ऑल आर इन्वॉल्व इट मेकिंग इट। ठीक है, अब किसने बनाया ये आपको इंक्लूड करना है। वेयर डिड दिस आइटम कम फ्रॉम, ये वस्तु आपके पास कहाँ से आई। हु माइट हैव ब्रॉट देम देयर, राइट देयर नेम टू, इनको वहाँ तक किसने पहुँचाया होगा, उनके भी नाम लिखो। वंस यू हैव रिटन डाउन द नेम ऑफ एवरीथिंग, एवरीवन हु मे हैव हैड एनी कंट्रीब्यूशन इन क्रिएटिंग इट और गेटिंग इट, यू टेक अ लुक एट योर पेज। एक बार जब आप अपने सभी के नाम लिख चुके हैं, तो जिन्होंने इसे बनाने में या इसे आप तक पहुंचाने में योगदान दिया है, अपने पेज को एक बार फिर से देखें कि किन किन ने आपकी हेल्प की है। व्हाट डू यू सी, क्या दिखाई दे रहा है। हाउ मैनी पीपल आर यू डिपेंड ऑन वन थिंग, एक चीज़ को आप तक पहुँचाने के लिए आप कितने लोगों पर निर्भर हैं। डू यू नो ऑल ऑफ देम, क्या आप सभी को जानते हैं। आपको आंसर मिलेगा जी नहीं, पर बहुत सारे होते हैं, 10 से 15 लोग होते हैं जो आप तक इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को पहुंचाते हैं। राइट डाउन व्हाट यू फीलिंग बाय लुकिंग एट दिस, क्या आपको ये भी लिखना है। ऑल दी आर ऑल दीज पीपल थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, इफ़ नॉट हु आर द पीपल इंक्लूड इन इट। क्या मतलब क्या ये सभी लोग और वस्तुएं आपके स्थानीय परिवेश से, आपके आसपास से हैं, यदि नहीं तो कहाँ कहाँ के लोग इसमें शामिल हैं। राइट डाउन व्हाट यू फीलिंग बाय लुकिंग एट दिस, यह देखकर आपको जो अनुभव हो रहा है उसे लिखें। If any of these is missing or not available, then what will be the impact on whole process? अगर इनमें से कुछ भी कम पड़ जाए, नहीं हो, तो इस पूरी प्रक्रिया पर क्या प्रभाव होगा, अब वो सोचें। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक वाक्यांश है, चक्र है, जिसे आपको खुद से करना है। जैसे आप एक बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसके पीछे भी कौन कौन हैं, कैसे वो आप तक पहुंचा। आपने किसी शॉप से ख़रीदा, देन वो आप तक पहुंचा, तो शॉप पे भी कौन लाया होगा, उससे पहले कहाँ से आया होगा, तो ये पूरा प्रोसेस आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड डिमॉन्स्ट्रेट, पता लगाइए, प्रदर्शित कीजिए। तो सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले है, तो ये हमने देख लिया पहले ही। ठीक है, तो ये कहाँ से आए, कैसे आए, ये आपको आप नोट करके अपनी नोटबुक में ये पूरा प्रोसेस लिख देना है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइंड आउट एंड डिमॉन्स्ट्रेट की, यानी पता लगाइए और प्रदर्शित कीजिए। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है लोकेट द पैकेट ऑफ, जैसे मैंने आपको कहा कि एक पैकेट देखना है, गुड्स एट योर होम, जो भी आप आने वाले सामान है उनके पैकेट को देखें। रीड द डिस्क्रिप्शन केयरफुली एंड फाइंड आउट वेयर द प्रोडक्ट वॉज मेड, उनके पीछे विवरण को ध्यान से पढ़े और पता लगाइए कि वस्तुएं कहाँ बनाई गई हैं। ठीक है, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर एन ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी। ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी है, यू शुड एग्जामिन प्रोडक्ट पैकेजिंग एट होम, फाइंड टू कंट्री और प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कहाँ से ये आई है वो आप देख सकते हैं। देन क्वेश्चन है वेयर डिड द मटेरियल और आइटम इंक्लूड इन दिस कम फॉर्म, इसमें शामिल सामग्री या वस्तुएं कहाँ से आई। जैसे दिस इज कंसेप्शुअल क्वेश्चन है, you should consider the origin of the raw material used in product which might be different from the manufacturing location. Who delivered this goods to your home, ये आपके घर तक किसने पहुँचाई। दिस इज कंसेप्शुअल क्वेश्चन, क्योंकि यू शुड आइडेंटिफाई द डिलीवरी पर्सनल और सर्विसेज दैट ब्रॉट द गुड्स टू योर होम, जो अपने घर तक लाते हैं आपके लिए। हाउ डू यू फील व्हेन यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, जब आप इनके बारे में सोचते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं।
तो दिस इज़ अ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन. यू शुड एक्सप्रेस योर फीलिंग अबाउट द जर्नी ऑफ गुड्स एंड द पीपल इन्वॉल्व इज गेटिंग दैम यू. ये जब जैसे वैश्विक व्यापार आपूर्ति श्रृंखला की जटिलता को दर्शाते हैं, ये महसूस करते हैं कि हम कितने जुड़े हुए हैं आपस में, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों पर कितने डिपेंडेंस हैं. ठीक है, तो पूरा ये प्रोसेस है. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर्स. अब देखिए यहाँ पर आगे बात करेंगे तो आगे दे रखा है द वर्ल्ड इन अ प्लेट, थाली में संसार. सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज आर प्रिपेयर्ड एट योर होम ऑन स्पेशल ओकेजन. आपके घर में किसी विशेष अवसर पर तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं. यूजुअली यू मस्ट हैव ईटन सम डिशेज विच are not prepared at your home, but you must have eaten them somewhere else, sometimes in the market, sometimes at a friend house or at your grandmother's home. तो आमतौर पर आपने कुछ ऐसे व्यंजनों को भी खाया होगा जो आपके घर में नहीं बनते, आपने कहीं ना कहीं खाए होंगे, कभी बाजार में, कभी दोस्त के घर या नानी के घर. सम डिशेज आर सीजनल. कुछ डिशेज जो व्यंजन होते हैं वो मौसम के अनुसार बनते हैं, मौसम विशेष में बनते हैं. जैसे लाइक हॉट मिलेट राब इज प्रिपेयर इन विंटर सीजन. बाजरे की गर्मा गर्म राब सर्दी के मौसम में बनती है. विच कॉल्ड राबड़ी इज प्रिपेयर्ड इन द स्कोर्चिंग समर. चिलचिलाती गर्मी में ठंडी ठंडी राबड़ी. वहीं ठीक है, अब यू कैन प्रिपेयर योर फेवरेट फूड आइटम इन द प्लेट गिवन बिलो एंड वाइल प्रिपेयरिंग इट इन थिंक अबाउट दीज क्वेश्चन एंड डिस्कस इन द ग्रुप. जब आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं इन चीज़ों से रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं, सोचने हैं उनसे बारे में क्वेश्चन और डिस्कस करना है ग्रुप में. ठीक है, मनपसंद जब व्यंजन बना रहे हैं, व्यंजन बनाने की थाली को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप सोचें और समूह में इस पर चर्चा करें कि इन विच सीजन इन इज दिस डिश मेड, वाई इज इट मेड इन दिस सीजन. यह व्यंजन कौन से मौसम में बनाया जाता है और इस मौसम में ही क्यों बनाते हैं. ऑन वॉट ओकेजन इज दिस मेड इन योर फैमिली एंड वाई. यह आपके परिवार में किस अवसर पर बनाया जाता है और ऐसा क्यों. जैसे आज है गणेश चतुर्थी, आज मोदक बनेंगे तो मोदक क्यों बनाए जाते हैं ये सोचिए. वॉट इंग्रेडिएंट आर यूज टू मेक दिस डिश. मोदक बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है, वह भोजन किस सामग्री से बना है. जैसे गाजर का हलवा एग्जांपल ले लीजिए, किससे बना है, गाजर से बना है. व्हाट डिड दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम इन योर होम. ये सामग्री आपके घर में कहाँ से आई. जैसे आप मार्केट से लेकर आए गाजर तो ये मार्केट से आई है. हाउ डज इट रिलेट टू योर एरिया. ये आपके क्षेत्र में कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके घर के पास में मंडी है उससे जुड़ा हुआ है. वहाँ पर ये जो विक्रेता होते हैं, जो सब्जी विक्रेता होते हैं, जो किसान होते हैं, वो वहाँ पर ला करके देते हैं, देन हम वहाँ से खरीद कर ले आते हैं. ठीक है, तो ये एक पूरी थाली आपको तैयार करनी है. आपकी जो फेवरेट डिश है वो आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं. दाल बाटी चूरमा, गाजर का हलवा, गट्टे की सब्जी, लाइक कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. मक्के की रोटी, सरसों का साग, पिटला भाकरी, जो भी आप प्रेजेंट करना चाहें थाली में. ठीक है, तो ये डन होता है थाली में संसार, जिसमें आपको क्या करना है, पूरी सामग्री जो आपको आप बना रहे हैं इस थाली में वो आपको देखना है कि कैसे जुड़ी हुई है वो आपसे. नाउ अब स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस वर्क, अभ्यास कार्य की. फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें. पीपल ऑफ द विलेज आर एंगेज इन वेरियस ऑक्यूपेशन. डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करते हैं, गांव के लोग विभिन्न व्यवसायों में लगे हैं. जो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, जो कृषि और गैर कृषि पर निर्भर होते हैं. ठीक है, राइट ट्रू और फॉल्स, सही गलत बताना है. डिक्रीजिंग रेनफॉल कैन अफेक्ट एनिमल न्यूट्रिशन. बारिश का कम होना पशुओं के पोषण पर प्रभाव डालता है. ट्रू. प्रोफेशन डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल में अंडरगो चेंजेस. पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर निर्भर व्यवसायों में परिवर्तन आ सकता है. सही. द साइकिल ऑफ इंटरडिपेंडेंस इज सीन इन रूरल लाइफ. अंतर्निर्भरता का चक्र ग्रामीण जीवन में देखा जाता है. तो ये ट्रू है, सही है. आगे है राइट द आंसर इन 2 to 3 सेंटेंसेज. 2 से 3 वाक्यों में आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोफेशन इन द विलेज डिपेंड ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स. गांव में कौन कौन से व्यवसाय पेड़ पौधों पर निर्भर है. व्हाट इम्पैक्ट डज रेन हैव एन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. बारिश का खेती और पशुपालन पर, एनिमल हस्बेंड्री जो होता है पशुपालन पर क्या प्रभाव पड़ता है बारिश का. खेती और एनिमल यानी जो आपका हस्बेंड्री होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है. व्हाट इम्पैक्ट कैन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट हैव ऑन आवर प्रोफेशन. पर्यावरण के संरक्षण से हमारे व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ता है.
राइट द कॉज एंड इफेक्ट फॉर द सिचुएशन गिवन इन द टेबल। टेबल में आपको लिखना है सिचुएशन, रीजन और इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच प्रोफेशन इन द विलेज डिपेंड ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स। गाँव में कौन कौन से व्यवसाय पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं? लाइक फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, ट्रेडिशनल क्राफ्ट जैसे बास्केट वीविंग, कारपेंट्री। इन अ विलेज हैवीली डिपेंड ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स। फार्मर्स कल्टिवेटिव crops, foresters manage trees for timber and the other products, and artisans use plant materials for their creation. ठीक है, काम में कृषि, पशुपालन, वन आधारित उद्योग जैसे टोकरी बनाना, लकड़ी का काम आदि व्यवसाय पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। किसी न किसी तरीके से वो निर्भर करते हैं पेड़ पौधों पर, ये व्यवसाय जो होते हैं लकड़ी से संबंधित व्यवसाय। व्हाट इम्पैक्ट डज रेन हैव ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो बारिश का खेती और पशुपालन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा रेन इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एज इट प्रोवाइड वाटर फॉर क्रॉप ग्रोथ, डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग यील्ड एंड क्वालिटी फॉर एनिमल हस्बेंड्री। रेन इंश्योर द availability of food and water sources for livestock, impacting देयर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। कम बारिश से खेती में पैदावार कम होती है, पशु के लिए चारे की कमी हो सकती है जिससे पशुपालन प्रभावित हो सकता है। और जो हमारा जो कृषि पालन है, कृषि से संबंधित फसल उत्पादन है, वो भी ग्रोथ कम हो सकती है क्रॉप्स की। ठीक है, फसलों का उत्पादन कम हो सकता है, तो काफ़ी कुछ डिपेंड रहता है रेन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट कैन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट हैव ऑन आवर प्रोफेशंस। पर्यावरण के संरक्षण से हमारे व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट कैन हैव अ पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन प्रोफेशन बाय इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, कंजर्विंग फॉरेस्ट बेनिफिट्स फॉरेस्ट्री एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज while maintaining healthy ecosystem, support agriculture and animal husbandry by preserving soil fertility and water sources। पर्यावरण के संरक्षण से प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। कृषि, वन आधारित उद्योग और पशुपालन जैसे व्यवसाय स्थायी रूप से चल सकते हैं बिना रुके। नाउ हमें कंप्लीट करनी थी एक सारणी, राइट द कॉज एंड इफेक्ट फॉर द सिचुएशन गिवन इन द बिलो। तालिका में दी गई स्थिति के कारण और प्रभाव लिखने हैं आपको। स्थिति दे रखी है, जैसे देयर वॉज अ ड्रॉट इन दी विलेज। ड्रॉट अर्थात गांव में सूखा पड़ गया, तो कारण क्या होगा इसका? लेक ऑफ रेनफॉल, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, कम बारिश या वर्षा की कमी। इफेक्ट क्या होगा? क्रॉप विदर्ड, वाटर शॉर्टेज, फेमिन, फसलें सूख जाएंगी, पानी की कमी होगी, कृषि उत्पादन घटेगा। अगला है सिचुएशन, कजरी डिड नॉट गेट गुड फूड। कजरी को अच्छा आहार नहीं मिला, कारण क्या है इसका? पुअर्टी फूड, स्कैसिटी, पुअर हार्वेस्ट, गरीबी, खाद्य सुरक्षा, असुरक्षा। ठीक, खाद्य असुरक्षा, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई है उस गांव में तो चारा अच्छे से नहीं मिलेगा पशुओं को, इसलिए कजरी बीमार हो गई थी क्योंकि उसे अच्छा खाना नहीं मिला था न्यूट्रिशन वाला। तो इफेक्ट क्या होगा? मेल न्यूट्रिशन, वीकनेस, इलनेस आ जाएगी, कुपोषण होगा, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे उसके पेट में दर्द हो गया था। देयर वॉज अ गुड ईल्ड इन फार्मिंग, खेती में अच्छी पैदावार हुई, तो इसका क्या रीज़न है? तो फेवरेबल वेदर, गुड सॉइल, प्रॉपर इरिगेशन, इफेक्टिव फार्मिंग टेक्निक्स। अच्छी बारिश हुई, उपजाऊ मिट्टी मिली, उन्नत कृषि तकनीकें लगाई गई ताकि कृषि अच्छे से हो। तो ये सब भी डिपेंड करता है, एक गांव में खेती अगर अच्छी हुई, शहर में खेती अच्छी हुई है, उसकी पैदावार क्या अच्छी हुई है तो। और इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा? अगर अच्छी होगी खेती तो इंक्रीज फूड सप्लाई, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, किसानों को अधिक आय होगी, खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, स्टैंडर्ड अच्छा होगा। द पीपल ऑफ द विलेज हैव गिवन अप एनिमल हस्बेंड्री, गांव के लोगों ने पशुपालन छोड़ दिया, इसका क्या रीज़न है? लैक ऑफ फूडर वाटर फॉर एनिमल, गांव में जो होता है पशुओं में पानी की कमी उस गांव में, या खाने की कमी, इसके कारण पशुपालन कम होता जा रहा है। डिजीजेस, समस्याएं बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पशुओं में बीमारियां बढ़ रही हैं। आउटब्रेक्स, इकोनॉमिक रीजंस, एग्जांपल बेटर अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर, उन्हें अच्छी और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो पशुपालन छोड़ देते हैं, पशुपालक जो होते हैं। और इसके इफेक्ट क्या होंगे? लॉस ऑफ लिवलीहुड, रिड्यूस सोर्स ऑफ मिल्क, मीट, लेबर, शिफ्ट इन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। ठीक है, तो दूध, मांस और अन्य पशु उत्पादों की कमी हो जाएगी अगर ये कम होगा तो पशुपालन। ठीक है, नेक्स्ट एक सिचुएशन है लास्ट इस टेबल में, देयर वॉज अ फूड इन द विलेज, गाँव में, सॉरी फूड नहीं,
फ्लड, देयर वॉज अ फ्लड इन द विलेज, गांव में अगर बाढ़ आ गई है तो क्या होगा, इसका कारण क्या होगा, हैवीली रेनफॉल, ओवरफ्लोइंग रिवर, डैम ब्रीचेस, अत्यधिक बारिश, नदियों का उफान और खराब जल निकासी भी इसका एक एग्जाम्पल है। बाढ़ अगर आती है तो इसका प्रभाव इफेक्ट क्या होंगी, डैमेज टू होम, क्रॉप्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, लॉस ऑफ लाइफ, वाटर बोर्न डिजीजेस, फसलें नष्ट होंगी, घर संपत्ति को नुकसान होगा, विस्थापन होगा, लोग उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी थी। आगे है डू इट योर सेल्फ, स्वयं करना है आपको। क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टडी एन ऑक्यूपेशन इन योर विलेज, टाउन एंड फाइंड आउट विच नेचुरल रिसोर्स इट डिपेंड अपॉन। स्टडी करनी है आपको, अपने गांव शहर में एक व्यवसाय का अध्ययन कीजिए, पता लगाइए कि वे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा, टू आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू चूज एन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन चूज करना है आपको। जैसे एग्जाम्पल लाइक फार्मिंग, डिपेंड ऑन लैंड, वाटर, रिवर, ग्राउंड वाटर, सनलाइट एंड एयर पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो फार्मिंग है, कृषि व्यवसाय। पॉटरी किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन क्ले, नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम द अर्थ एंड वाटर। फिशिंग डिपेंड ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम, रिवर, लेक, पॉन्ड, फिश विद इन दैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रेन, यदि बारिश नहीं होगी तो क्या होगा। इफ देयर इज नो रेन द consequences would be severe and far reaching, यदि बारिश नहीं होगी तो इसका सीधा और गंभीर प्रभाव हमारे जीवन और पर्यावरण पर पड़ेगा। ड्रॉट एंड वाटर स्कैरसिटी, सूखा पड़ जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी। एग्रीकल्चर फेलियर, कृषि पर काफ़ी नुकसान होगा कृषि का, क्योंकि क्रॉप्स विद वुड वाइदर एंड ड्राई, कॉजिंग फूड शॉर्टेज, इम्पैक्टिंग लिवलीहुड ऑफ फार्मर। दिस कुड लीड टू इंक्रीज फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगी, पोटेंशियल फाइमेन हो जाएगा। एनवायरमेंट इम्पैक्ट भी पड़ेगा, जैसे फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन वुड ड्राई आउट, फॉरेस्ट सूख जाएंगे। इंक्रीज द रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर्स, जो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, जंगल में आग लग जाती है, उसकी अधिकता हो जाएगी। वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव होते हैं, उनके ऊपर खतरा मंडराएगा। ठीक है, लैक ऑफ वाटर फूड के कारण। इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे इंडस्ट्रीज रिलेंट ऑन वाटर, जो डिपेंड करती है वाटर पर, सच एज हाइड्रो पावर जनरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग वुड फेस सिग्निफिकेंट चैलेंज, काफ़ी चैलेंजेस फिक्स करने पड़ेंगे। सोशल इम्पैक्ट काफ़ी पड़ेगा, जैसे वाटर स्कैसिटी कैन लीड टू डिस्प्लेसमेंट, हेल्थ इश्यूज एंड सोशल अनरेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ बिजनेस डिपेंडेंट ऑन नेचर इन द पास्ट एंड नाउ। अपने परिवार से पूछ करके आपको लिखना है कि उनके समय में व्यवसाय किस प्रकार प्रकृति पर निर्भर था और अब उसमें क्या परिवर्तन आए हैं। ठीक है, जैसे आस्क एन एल्डर फैमिली अबाउट हाउ बिजनेसेस इन देयर टाइम वर मोर डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर compared to today and what changes have occurred. For example, जैसे past dependence, जैसे in the past many businesses especially in rural areas were directly linked to natural resources like agriculture, forestry and traditional craft using natural material. For instance, a tailor might have used naturally grown cotton or wool and a carpenter relied on local timber. लकड़ी पर डिपेंड करता है, जो वहाँ पर आसपास में मिलती हैं उसको लकड़ी, उस पर डिपेंड करता है कारपेंटर का जो भी है काम, और टेलर का डिपेंड करता है उसके कॉटन वूल को मिलने पर। ठीक है, चेंजेस नाउ, अब क्या चेंज हो गए कि वाइल सम डिपेंडेंस रिमेन्स मॉडर्न बिजनेसेस ऑफन रियली more on manufactured goods, global supply chains and technology. For example, a modern tailor might use synthetic fabrics का use करने लग गए, and a carpenter might use engineered wood products. इंजीनियरिंग वुड प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, आजकल उनका यूज़ हो रहा है। However, the indirect independence on natural resources for energy, raw material and waste disposal continues. But जो कच्चा माल है वो तो अभी भी प्रकृति पर ही निर्भर करता है, चाहे वो कैसा भी बनाओ, किससे भी बनाओ, ऑफन ऑन अ लार्जर ग्लोबल स्केल। ठीक है, तो अब काफ़ी चेंजेस हो गए हैं बट पहले के अकॉर्डिंग। तो ये आपको खुद से करने थे क्वेश्चन, डू इट और एल्स डू योर सेल्फ। ठीक है, नाउ ये हमने तीनों ही आंसर देख लिए हैं। नाउ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम गिवन बिलो, नीचे दी गई समस्याओं के समाधान खोजने हैं आपको। जैसे आंसर पहले देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, व्हाट शुड द फार्मर डू इफ देयर इज अ ड्रॉट इन द विलेज, यदि गांव में सूखा पड़ जाए तो किसानों को क्या करना चाहिए।
तो आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग अ ड्रॉट फार्मर शुड इम्प्लीमेंट वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज एंड एक्सप्लोर अल्टरनेटिव फार्मिंग मेथड। दिस इंक्लूड जैसे efficient irrigation technique, drought resistant crops, water harvesting, crop diversification, seeking government support। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीजेज व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव। यदि दूध उत्पादन कम हो जाए तो क्या विकल्प हो सकते हैं। इफ मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीजेज अल्टरनेटिव कैन फोकस ऑन डाइवर्सिफाइंग इनकम स्टीम्स एंड एडजस्टिंग लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। दिस इंक्लूड जैसे अल्टरनेटिव डेयरी प्रोडक्ट, पशु के आहार और पोषण में सुधार करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट ढूंढेंगे अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव यानी दूध के बने उत्पादों के हम अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। नॉन डेयरी अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे, जैसे इन्वेस्टिगेटिंग प्लांट बेस्ड मिल्क प्रोडक्शन जाए लाइक almond, soya, oat milk if suitable resources are available. Livestock diversification, raising other animal for meat, eggs and fiber if the environment and market allow। अगर मार्केट अलाउ करता है तो उस पर करेंगे, हम ध्यान देंगे। नस्ल सुधार कार्यक्रम पर ध्यान देंगे। इम्प्रूविंग फीड एंड हेल्थ, पशु के लिए स्वच्छ और आरामदायक वातावरण प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ऑप्टिमाइजिंग एनिमल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ टू मैक्सिमाइज एक्सिस्टिंग मिल्क प्रोडक्शन, ताकि वो अच्छे से दूध उत्पादन कर सकें। अगला क्वेश्चन है इफ द पेस्ट इन्फेस्टेशन इन द फील्ड इंक्रीजेज व्हाट सॉल्यूशन कैन बी फाउंड यूजिंग ऑर्गेनिक मेथड। यदि खेतों में कीटों का प्रकोप बढ़ जाए तो जैविक तरीकों से इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। टू कॉम्बैट increase pest infestation using organic method farmer can employ जैसे biological control, introduction natural predators और parasites of the pests, crop rotation, alternating crops to disrupt pest life cycle and reduce pest population, companion planting। ठीक है, फसल चक्र अंतर फसल को अपनाएंगे। प्लांटिंग स्पेसिफाइक क्रॉप्स टुगेदर दैट नेचुरली रिटर पेस्ट, जो नेचुरली वो कम कर देगा कीटों के उत्पादन को। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूजिंग नेचुरल सब्सटेंस लाइक नीम ऑयल और पायरेथ्रम का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, जो ऑर्गेनिक उसका काम करते हैं पेस्टिसाइड्स का। मैनुअल रिमूवल जैसे फिजिकली रिमूविंग पेस्ट और इन्फेस्टेड प्लांट पार्ट्स। इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ को अच्छा करेंगे हम, यानी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएंगे। हेल्थी सॉइल प्रमोट स्ट्रॉन्ग प्लांट्स दैट आर मोर रेसिस्टेंस टू पेस्ट। ठीक है, जो उससे लड़ने के लिए काबिल रहेगा पौधा, अगर वो गुड हेल्थ वाला होगा तो। ठीक है, तो इस तरह से आंसर देना था हमें। अगला है इफ़ डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द एनवायरनमेंट एंड बिजनेस। यदि पेड़ों की कटाई बढ़ जाए तो इसका पर्यावरण और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन हैज़ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन बोथ द एनवायरनमेंट एंड बिजनेसेस। सभी के लिए नुकसानदायक रहेगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्वेशन उसके अवशोषण को रिड्यूस करेगा। लीडिंग टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी। बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता का नुकसान होगा। सॉइल इरोजन होगा, मृदा अपरदन और जो जल चक्र है उसमें रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू डिसर्टिफिकेशन। ठीक है, जल चक्र में व्यवधान होगा। वाटर साइकिल डिस्ट्रक्शन, जल चक्र में व्यवधान आएगा, जैसे अल्टरनेट रेनफॉल पैटर्न एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट्स, सूखा और बाढ़ आने की सिचुएशन हो जाएगी। बिजनेस क्या क्या इंपैक्ट होंगे, जैसे लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं जो बिजनेस, वो काफ़ी इंपैक्ट करेंगे। रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी। इंक्रीज कॉस्ट बढ़ जाएगी चीज़ों की। नेगेटिव पब्लिक इमेज हो जाएगी फॉर कंपेनियन एसोसिएटेड विद डिफॉरेस्टेशन लीडिंग टू कंज्यूमर बैकलैश एंड रिड्यूस सेल्स। ठीक है, सेल कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमें आंसर देना था। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने देखा अंतर्निर्भरता का चक्र, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सभी क्वेश्चन देखे। लास्ट में एक लाइन कही गई है, एडवांस द कंट्रीज इकोनॉमी, लेट्स मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। ठीक है, अगर हमें एडवांस बनना है, कंपनी की इकोनॉमी को हमें अच्छा करना है, तो उसके लिए इंडिया को खुद से जगना होगा, खुद से कुछ करना होगा।
ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके अंतर्निहित, अगर आपका इंटरडिपेंडेंस चक्र जो है, साइकिल है जो वो अच्छा चल रहा है, तो उस देश की जो विकास है वो अच्छे से होगा, विकसित देश या राज्य जो भी है वो बनेगा। तो ये डन होता है लेसन नंबर 4, द साइकिल ऑफ इंडिपेंडेंस, अंतर्निर्भरता का चक्र, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझा है। इंटरनली क्वेश्चन हो चाहे वो प्रैक्टिस वर्क हो, आपके अभ्यास कार्य की बात हो, सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है हिंदी अर्थ के साथ। होप्स आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट लेसन जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।